चाहूँगा कि अब हमारे बीच में कुछ सर हैं और अपने इस टॉपिक पर अपने आशीष वचन हम लोग को प्रदान करें, जिससे कि हमारे हुए आए यहाँ पे लाभान्वित हो सके। अच्छा पॉइंट नहीं। हमारे बीच में विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और एफपीओ के हमारे डायरेक्टर जो सभी लोग आए उनका मैं स्वागत करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। देखिए, हमने ये प्रयास किया और बैठने का पूरा आज मैंने संकल्प इसलिए लिया कि मैं इतना दूर से आपको बुलाता हूँ तो उसकी गुणवत्ता को मैं जब तक नहीं बैठूंगा तब तक मुझे एहसास नहीं होगा कि क्या इसमें और ऐड करना चाहिए, क्या इसमें छूट गया। तो मैं 5 मिनट में आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही सारगर्भित ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो हुई है। अब मैं 5-10 मिनट में इस पूरे वक्ताओं के जो मुख्य बिंदु रहे हैं, जहां आपको कंक्लूजन के रूप में मैं फोकस करूंगा कि आप इस हाल से निकलें तो पूछें अगर अपने से कि मुझे क्या मिला, तो वो चीज़ आपको उत्तर के रूप में मिले अपने से स्वयं से। देखिए, चाहे पहले वक्ता हमारे जो बताए उनकी बात आपके लोगों के बीच में से, मतलब मैंने संजय सिंह को इसलिए बुलवाया कि आप ये ऐसा न समझो कि ये केवल भाषण है। आप ये समझें कि हमारे बीच का, हमारे ज़मीन का, हमसे जुड़ा हुआ एक एफपीओ एक प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसके साथ विभाग भी लगा हुआ है और आप लोग भी लगोगे तो उनका मनोबल और बढ़ेगा। ये तो एक बात हो गई। अब हम जो ये प्रशिक्षण बीच में आपका एफपीओ का जो ये प्रशिक्षण होता है, एफपीओ का बीच में जो बीसी के माध्यम से संबोधन होता है, एफपीओ का बीच में जो भ्रमण होता है, वो क्यों होता है? इस प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता थी? क्यों ये बुलाया गया आपको? ये महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि आपको कैसे चेतना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला आपको चैतन्य बनाया जाए, आपको जिज्ञासु बनाया जाए। जब आप जिज्ञासु होंगे तभी आप उद्यमी होंगे। तो आज के प्रशिक्षण का ये मूल उद्देश्य था कि आपकी अपनी चेतना को जागृति अवस्था में लाया जाए और जो चीज़ें हो रही हैं वो समय समय पर उससे आपको विज्ञ कराया जाए। टॉपिक 2 बहुत आसान रखी गई, जो किसान की महती आवश्यकता है। टॉपिक रखी गई बीज उत्पादन पर कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यों को आपको बीज उत्पादन करना। आप अनाज को उत्पादन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप क्या उसी को कह दें, क्या कर दें वो बीज हो जाए, जिसकी वैल्यू एडिशन बढ़ जाए, जिसकी उपयोगिता बढ़ जाए। जैसे आप अपना काम के साथ साथ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना, मतलब जैसे आप प्रदेश का, देश का, दोनों का आप कल्याण करते हैं, कैसे कर दें? जैसे अभी आपको इन्होंने बताया संजय सिंह कि आपको केवल रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके जो प्रोसेस होता है उससे गुजरना है। वो 2 आपका ये बीज विकास निगम कोई आज की ये विधा या आज का संस्था नहीं है। ये मतलब हमारी बहुत पुरानी संस्था है। गांव में इनका जो नेटवर्क अभी नहीं हो पाया था जितना पॉपुलर होना चाहिए, उस पॉपुलरिटी में विस्तार करने के लिए एफपीओ है। एफपीओ अगर जुड़ गया है तो एफपीओ का अगर हम अभी शेयर धारक पूछेंगे, एफपीओ के जो सहयोगी किसान पूछेंगे, कोई 200 बताएगा, कोई 300 बताएगा, कोई 400 बताएगा। जो अच्छे एफपीओ उनकी और संख्या हो सकती है। तो कहने का आशय आपका एक नेटवर्क है। आप अनाज बेचोगे अगर 40 रुपये में, हाइपोथेटिकल रेट में बोल रहा हूँ, कोई आपका रेट से उससे मत जोड़िएगा, तो आपका बीज निश्चित रूप से 60 रुपये 70 रुपये केजी बिकेगा। वही चीज़ उसी खेत का गेहूँ और धान। अब रही, एक डॉक्टर साहब आपको बोलकर गए थे कि आप बीज उत्पादन करते कैसे हैं। आप बीज उत्पादन जैसे अभी जो प्लानिंग की उसके बारे में नहीं जाएंगे, उन बिंदुओं को केवल मैं छूँगा, टच करूँगा कि आपका फिर से माइंड जो है इस पूरे व्याख्यान कर संकलन में जाए। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि आप केवल या तो लोकल नीड पर जाते हो या लोकलाइज कोई वैरायटी उत्पन्न करते हो,
या आप पूरा अपनी एक, जैसे इन्होंने अभी बताया कि जब अगर कोई प्रोजेक्ट बनाई जाती है तो प्रोजेक्ट बना, आप क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कंपनी हो, जो कंपनी लॉ रेगुलेशन लागू होता है बड़े बड़े उद्यमियों पर, वही आप पर भी लागू होता है। तो जैसे आपका सीए कहीं अगर प्लान बना रहा है, आपका प्रोजेक्ट बना रहा है, कास्ट बना रहा है, तो उसमें सारी बातों को निहित किया जाता है। तो आप अगर उन बातों को निहित करके चल रहे हैं तो आप फिर नहीं मारे। अभी ये नए हैं, किसी भी बिजनेस में एक पीढ़ी को खपाना पड़ता है। जब एक जनरेशन उसको खपा देती है तो अगली जनरेशन बैठ के खाती है। तो इतना इसमें व्याकुलता आकुलता नहीं होनी चाहिए, शीघ्रता नहीं होनी चाहिए। बिजनेस होता है, इसमें बिजी रहना पड़ता है और ये धीरे धीरे ग्रो होती है। तो कहने का आशय है कि आप अगर मान लीजिए अपने एफपीओ जो हमारा है 10 कुंतल, 20 कुंतल, 25 कुंतल, 50 कुंतल अगर वो ग्रोइंग कर रहा है, इनसे ट्रेडिंग करा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको कुछ न कुछ समझ में आएगा। पहले बिजनेस ऐसे ही समझते हैं, जैसे आज ये कहे इनके पास कैपिटल नहीं है, कल कैपिटल भी होगी। आज अभी ये मतलब बिजनेस का बेस सीख रहे हैं, तो पहले आपको ये ट्रेनिंग इसीलिए बुलाई गई कि आप में चेतना लाई जाए, जागरूकता लाई जाए कि जो पहले आप जो बीज खरीदते हो वो बंद करो। आप अपने और अपने शेयर धारकों को पहले बीज का निर्माण करना सिखाइए। ये ट्रेनिंग ये आपको ये दे रही, क्या दी कि आप अपना जो 1 बीघे 2 बीघे का प्लानिंग है उसको बीज सर्टिफिकेशन से करा के जुड़ के इसके प्रोसेस को अपनाइए कि आप अनाज मत पैदा करिए, आप बीज भी पैदा करिए। एक बात हो गई। दूसरी टॉपिक ये रखी गई है मिलेट्स। मिलेट्स को जैसे आप अभी कोई अपने भविष्य को जानने के लिए दूरदर्शी आदमी ज्योतिष के पास जाते हो कि हमारा भविष्य बता दो, वैसे आपको ये पूर्वानुमान हो जाना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए कि आपके देश में ये चीज़ आ रही है कि वर्षा बहुत कम हो रही है। तो इसको एक दूरदर्शिता मानिएगा कि आपको अभी इन फसलों पर ट्रेंड किया जा रहा। क्यों? आप देखे होंगे कि अभी हम अपने जनपद का औसत वर्षा बोलेंगे तो बहुत कम हुई है। और आपके यहाँ जब पहले खेती की जाती थी वो क्या होती थी? वर्षा आधारित खेती होती है। वर्षा आधारित खेती में क्या हम करते थे कि वो फसलें लेते थे जो स्वतः होती थी, जिसकी जीरो बस्टिंग होती थी। केवल आप बीज अपना ले जाके खेत में छींट जाते थे और उत्पादन लेने के लिए खेत के पास पहुंच जाते थे। तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए, और ये फसलें अब शोध से, केवल बोलने से नहीं, शोध से ये प्रमाणित हो गई हैं, ये न्यूट्रिशियस क्रॉप हैं। ये पूरा आपके पोषण से भरी हुई फसलें हैं। इसको आप केवल भाषण मत समझना, इसका अन्वेषण हो चुका है, यह स्थापित हो चुका है दुनिया में कि ये जो हमारे मिलेट्स हैं, ये मिलेट्स केवल फसल नहीं है, ये हमारे पोषण का खजाना है। इसको हमको लेना पड़ेगा, इसको हमको उत्पादन करना पड़ेगा बिना तर्क के। अब क्या है, जो आपकी वर्षा बहुत कम हो रही, उन एरिया में अगर ज्वार बाजरा हम कह रहे हैं, आप एक सिस्टम अभी आगे चल कर एक प्रॉब्लम आप शेयर करोगे सामा कोदो रागी में, इसके जो प्रोसेसिंग का, लेकिन ज्वार और बाजरा में तो नहीं होता है। ज्वार और बाजरा तो हमारी परंपरागत फसल है, इसके प्रोसेसिंग में कोई नहीं है। महाराष्ट्र में चले जाओ, एमपी में चले जाओ, लोग खाते हैं। आप अभी अपने यहाँ सर्वे करा डालिए गांव में। अभी मैं 15 दिन गांव रह के आया हूँ, मुझे ये ज्ञान हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाँव में घुटने के दर्द से परेशान न हो। क्या कारण है? एकाएक कौन सा ऐसा हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें या परिवर्तन हो गया कि हर आदमी जो है 40 से ऊपर का, गांव का 50 आदमी घुटने से परेशान, और ओल्ड एज के आदमी को तो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहा, गांव का रहने वाला आदमी है, अभाव अभी भी है। ये फसलें उनको अपने मौसम में सपोर्ट करती थी। अपने मौसम में उनको क्या सपोर्ट करती थी? जितने कैल्शियम में, जितने आपको मिनरल्स मैं गिनाऊंगा एक बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो ये जो आपकी मिलेट्स की कोई फसल उठा लोगे, सिंगल खाओ आप,
मिलेट्स के बारे में ये भी बताया गया, मतलब आप जैसे बहुत से जानकार लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग करके खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर सिंगल एक क्रॉप का लेकर अगर उसका सेवन करते हैं तो आपको जो है अपने बॉडी को, अपने परिवार को, अपने मेडिकल खर्चे को रोकने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और ये जागरूकता जो है लानी हमको बहुत ज़रूरी है। आप इसको मतलब कभी ये गरीब का फूड होता था, आज ये रईसों का फूड हो गया है। बड़े होटल की शोभा बढ़ा रहे हैं, बड़े लोग खा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बात इसलिए बताने के लिए आज को आपको बुलाया गया है, इस फसल की महत्ता को इस तरह से आंकिए, ये मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। जैसे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया कि मिल्क इज कंप्लीट फूड, परफेक्ट फूड, सब दूध पर टूटते थे। दूध का उत्पादन अब कोई नहीं करता है। दूध का उत्पादन आज के डेट में कोई नहीं कर रहा। गांव के गांव खाली हैं पशुपालन से। अब पशुपालन नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर नहीं होगी। जो हमारा अभी डॉक्टर साहब सुबह में आप लोग बोले थे कि परंपरागत खेती पर आना पड़ेगा, तो परंपरागत खेती क्या है? खेती की मोटी परिभाषा यह है कि उसमें खेत, बाग, बागवानी, पशु ये सब इंक्लूड है, तब वो खेती होती है। आपको मैं साइंटिफिक डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, व्यवहारिक बता रहा हूँ कि अगर खेती वही है जिसके पास पशु है। अब उसको नए रूप में आपको परिमार्जित रूप में हम लोग प्राकृतिक खेती के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अगर सरल भाषा में, सरल जीवन में, व्यवहारिक रूप से अगर उसको अपनाया जाए तो खेती के साथ पशुपालन में आपको दोनों फ़ायदा है। आपको क्या फ़ायदा है? आपको दूध मिलेगा, आपका उसका बाई प्रोडक्ट, आपके खेत की उत्पादकता, जैसे ने बोला ना कि आप सॉइल टेस्टिंग कराओ, सबको सॉइल टेस्टिंग कराएं। आप अपने गांव के मानक हैं, अपने ब्लॉक के मानक हैं। आप अगर एक एफपीओ अगर कोई खेती करता है, कोई पद्धति अपनाता है, तो आपके गांव का किसान जाके उसको पूछेगा कि आप बताएंगे, आप अपने साथ साथ अपने गांव वालों का भी कल्याण करेंगे। तो ये जो दो टॉपिक जो मैं आज चयन किया गया था कि आपके प्रशिक्षण का ये भाग बनेगी, वो इसीलिए किया गया कि दोनों की महत्ता है। एक तो आप अनाज पैदा करके अपनी इनकम कम करते हैं, दूसरा आप मिलेट्स को नहीं पैदा करके अपने मेडिकल एड को अपने घर में नहीं दे रहे हैं। आप अगर ये चीज़ें आपके लोग खाना शुरू कर देंगे, ज्वार, बाजरा, मक्का, जावा, सावा, कोदो, रागी, तो आप समझो कि ये तो कोई जादू नहीं है, लेकिन 4-6 महीने में बॉडी का जो नेचर है वो आप फील करोगे कि बदल रहा है। एक दिन 2 दिन खाने से नहीं होगा, इसको आपके हैबिट में डालना पड़ेगा, और डालेंगे तो इसका निश्चित रूप से परिणाम आएगा। तो आज अभी आप लोगों की मीटिंग और चल सकती है, जो टॉपिक छूटे होंगे या हमारे वक्ता होंगे वो बोलेंगे। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए ये बातों को फोकस करता हूँ कि यहाँ आप लोग इसको कभी चिंतन मंथन करके जाइए। जो ये पीओ मेरे आए हुए हैं वो आए, अभी इसके बाद भी मैं आप लोगों की, क्योंकि आज मैं